नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल ठीक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम हाजिर हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान का एक टॉपिक लेकर, साइंस। और टॉपिक का नाम आपका होगा कार्बन। साइंस में आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम बात करें अगर कार्बन वाले चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कार्बन में लगभग ब्रह्मांड में पाई जाने वाली समस्त चीजों में विद्यमान होता है। तो कार्बन एक केमिस्ट्री का अभिन्न अंग माना जाता है, बल्कि केमिस्ट्री एक अलग सा भाग हो गया है जिसका नाम कार्बनिक रसायन रखा गया है। आज हम उसी कार्बन पर चर्चा करने वाले हैं। बात हमारी उसी पर है क्योंकि केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट ही कार्बन पर आधारित है। एक पार्ट आपका जो केमिस्ट्री का आता है, चैप्टर का नाम होगा कार्बन। कार्बन और वह उसके यौगिक। कार्बन ठीक। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित यौगिक से। हालांकि हमारा जो बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा उसका जो नाम है वो है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक होगा वो यही है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर जैव शक्ति सिद्धांत है क्या। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। कार्बन से रिलेटेड है जैव शक्ति सिद्धांत, और कहा गया कि जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं सभी में कार्बन विद्यमान है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो, और यह कहा गया कि अगर कोई भी चाहे कि हम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाएं, लैब में बनाएं, तो ऐसा असंभव था। ऐसा तब के लोग कहा करते थे, तब के वैज्ञानिक कहा करते थे कि लैब में बनाना असंभव है किसी भी कार्बनिक पदार्थ को। यानी जितने की प्राकृतिक रूप से मिल गए वो मिल गए। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक यौगिक मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से बनाना चाहे तो कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए क्या है कि वो हम बात करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा गया। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो लोगों की यही कल्पना थी कि प्रयोगशाला में हम कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं, केवल अकार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बना सकते हैं, और कार्बनिक यौगिक केवल प्राकृतिक रूप से ही मिल सकते हैं। ये बातें चल रही थी। ये जैव शक्ति सिद्धांत आया, ठीक है। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। ठीक, जे बर्जीलियस नाम के ये वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम बात करें, जे बर्जीलियस के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं, केवल प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं जब तक, अगर हमको प्रयोगशाला में बनाना है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ठीक है, किसको नहीं बना सकते हैं भाई, किसको नहीं बना सकते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो उसके लिए चाहिए जैव शक्ति। क्या चाहिए? जैव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जैव शक्ति की आवश्यकता। ठीक है, अब ये जैव शक्ति क्या है? जैव शक्ति कहा गया कि ये जीव की कोशिका में होता है। जीव की कोशिका में, इसमें मिलेगा, जीव की कोशिका में मिलेगा जैव शक्ति।
लो भाई, अब तो और समस्या। यानी अगर हमको किसी भी कार्बनिक यौगिक को बनाना पड़े तब तो किसी की हत्या करनी पड़ेगी, फिर उसकी कोशिका से जैव शक्ति निकालेंगे और जैव शक्ति निकाल के फिर हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। ये किसने कहा? ये कहा बर्जीलियस साहब ने। ठीक है, किसने कहा? बर्जीलियस साहब ने कहा कि अगर भाई प्रयोगशाला में बनाना ही है तो ठीक है बना लो, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? जैव शक्ति चाहिए। और जैव शक्ति कहां मिलेगी? किसी भी व्यक्ति के किसी भी जीव की कोशिका के अंदर होगा जैव शक्ति। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को बनाना प्रयोगशाला में किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, और हम इसको केवल कहां से प्राप्त कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप से। इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को केवल कहां से प्राप्त कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, केवल प्राकृतिक रूप में से प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा कहा गया? यह बात कहा गया जे बर्जीलियस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? जे बर्जीलियस के द्वारा कहा गया। और इनका यही कथन क्या कहलाता है? जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। जे बर्जीलियस का यही कथन क्या कहलाएगा? जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए, जैव शक्ति सिद्धांत समझ में आया क्या? किसी भी प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को ना बना पाना, यही क्या कहलाएगा? जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, और अगर बनाना होगा तो क्या चाहिए? जल्दी बोलो। बनाना होगा तो आवश्यकता पड़ेगी किसकी? जैव शक्ति की। और ये जैव शक्ति कहां मिलेगी? जीव की कोशिका में मिलती है। ठीक, करना है। यहां पर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका अंत। अंत किसका भाई? जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और इसका अंत क्या है? इसका अंत कैसे हुआ, इसको बताइए। तो जैव शक्ति सिद्धांत तो समझ में आया कि जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया, और जैव शक्ति सिद्धांत क्या है ये भी समझ में आया। इसका अंत कैसे हुआ, हम अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वह ये है कि प्रयोगशाला में, भाई इसका जो आधार है वो आधार ये तो है ना कि प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते किसी भी चीज को, यही मुख्य आधार है। और जब अगर हम मुख्य आधार को ही समाप्त कर दे, यानी मुख्य आधार को समाप्त कैसे कर सकते हैं? मुख्य आधार को समाप्त करने का बेसिकली एक तरीका है कि प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर देना। और जैसे ही किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण प्रयोगशाला में होता है, ये आधार समाप्त हो जाता है और यहीं पर जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, क्या करना है? प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना। और जैसे ही प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, यह आधार समाप्त, और जब आधार समाप्त हुआ तो क्या हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त। बोलो, समझ में आया? यानी एक बिल्डिंग है, उसका जो बेसिकली नीचे वाला जो फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर को तोड़ दो तो पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? धराशायी, यानी धड़ाम, खत्म, पूरी तरह से वो बिल्डिंग समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अंत में वही होता है। इसका जो अंत होता है वो बेसिकली इसी तरीके से होता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? होलकर। ठीक है, उनका नाम क्या है? होलकर। ठीक है, पूरे नाम की बात करते तो फ्रेडरिक होलकर। क्या नाम है पूरा? फ्रेडरिक। ठीक है, फ्रेडरिक होलकर इनका नाम है। इन्होंने क्या किया? ये प्रयोग कर रहे थे अपने लैब में। अपने लैब में बैठकर ये क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे, और थोड़ा सा गलत रिएक्शन हुआ। गलत रिएक्शन के कारण यूरिया बन गया। लैब में क्या बना? यूरिया बन गया। ठीक है, फ्रेडरिक के गलत प्रयोग के कारण लैब में क्या तैयार हुआ? यूरिया। और यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है? कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। यूरिया कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। फ्रेडरिक होलकर के द्वारा यूरिया बनाया गया। कहां पर बनाया गया भाई? प्रयोगशाला में। कहां पर बना? प्रयोगशाला, जिसको लैब बोलते हैं। प्रयोगशाला में क्या बना? यूरिया बना। किसके द्वारा? फ्रेडरिक होलकर के द्वारा। कैसे बना उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनाइड।
ठीक, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके क्या बनाया, यूरिया बनाया। किसका निर्माण किया इन्होंने, अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। यानी अमोनिया साइनाइड को गर्म किया, गर्म करने के तुरंत बाद क्या बन गया, यूरिया बन गया। अब बोलो भाई, ये जो बेस रहा, ये बेस, ये जो आधार था जैव शक्ति सिद्धांत का, जो आधार है वो आधार तो समाप्त हुआ, आधार खत्म यहां से। और जब आधार खत्म तो जैव शक्ति सिद्धांत बचेगा क्या, जैव शक्ति सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त हुआ। यानी जैसे ही फ्रेडरिक होलकर ने यूरिया का निर्माण किया, उसी तरीके वैसे ही जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। अच्छा, ये हुआ कब, ये भी याद रखिएगा, तो 1828 में। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ यूरिया को, जो फ्रेडरिक होलकर ने सबसे पहले बनाया, कब बनाया, 1828 में। कैसे बनाया था, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके इन्होंने यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, और यूरिया के निर्माण से ही इसका क्या हो गया, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, बोलिए यहां तक समझ में आया। अच्छा, यही तक नहीं, इसके बाद अगर हम इसके बाद की बात करें, ठीक है, तो इसके बाद अनेक कार्बनिक यौगिक बनाए गए। ठीक, इसके बाद अनेक कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, धड़ाधड़ एक के बाद एक कार्बनिक यौगिक बनते चले गए, फटाफट जल्दी से जल्दी एक के बाद एक कार्बनिक यौगिक बनते चले गए। यहां पर बताइए, यहां तक आपको समझ में आया, यानी जैव शक्ति सिद्धांत और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस तरीके से हुआ, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कार्बनिक रसायन की। किसकी चर्चा करेंगे, कार्बनिक रसायन की। ठीक है, कार्बनिक रसायन, अभी हम पीछे बताए आपको कि कार्बनिक रसायन क्या है, यानी ऐसा जहां पे कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां पर कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो पदार्थ होंगे, इनके जो पदार्थ हैं वो कार्बन व हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, कार्बन व हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो पदार्थ होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन 100% श्योर है, हाइड्रोजन ना भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए हम एक पदार्थ लिखते हैं आपको बताइए, CO2 ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये कार्बनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर C है। C का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। C का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो जिसमें C होगा, पहचानने का तरीका समझो, जिसमें C है वो कार्बनिक यौगिक है। जिसके अंदर C विद्यमान होगा, C होगा, वो क्या होगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। अगर C नहीं है तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखो। अगर C है तो कार्बनिक यौगिक होगा, C नहीं है तो कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या है कि C क्या है? C कार्बन का सिंबल है, C कार्बन का प्रतीक है। और जब C होगा तो कार्बनिक यौगिक होगा, C नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। ठीक, बताइए यहां तक समझ में आया आपको? ठीक, इसी से संबंधित आपका एक आता है एक टॉपिक जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है उसको? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसा यौगिक, ठीक है, हम इसका डिफिनेशन समझा देते हैं आपको। देखो, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी दोनों हो, हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, हाइड्रोजन कार्बन दोनों मिक्स होने चाहिए, और हाइड्रोजन कार्बन दोनों है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बोलिए यहां तक समझ में आया? हाइड्रोकार्बन के लिए क्या? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन कार्बन दोनों है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन होते दो टाइप से। कितने तरीके के? दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल बता देते, एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक है, देखो C2H6, इसमें देखो कार्बन भी है
हाइड्रोजन भी है। जब कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, CH4 ले लो, CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, C2H2 ले लो, क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। ठीक है, इसके अगर हम पार्ट की बात करें तो दो पार्ट आते हैं। पहला जो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होगा उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दो आपके हाइड्रोकार्बन के प्रकार होंगे। ठीक है, ये दो क्या हैं? हाइड्रोकार्बन के प्रकार होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बताइए, यहां तक बात आपको समझ में आई? कौन कौन से? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के तो बताना, फटक से बता दिएगा आप। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं अगर पूछ ले, या फिर हाइड्रोकार्बन पूछ ले किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उदाहरण पूछे तो C2H6, CH4 और C2H2 एक्सेट्रा बता देना है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात संतृप्त की करते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, और जब बात संतृप्त हाइड्रोकार्बन की आती है तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी चारों संयोजकता, जिनकी चारों संयोजकता एकल आबंध द्वारा, एकल आबंध द्वारा संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एकल, एकल का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। एकल का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड की चारों संयोजकता क्या है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो आप CH4 ले सकते हो। ठीक है, देखो जैसे CH, H, H और इधर भी H, इसमें कार्बन भी है और 4 हाइड्रोजन भी है। तो इसकी जो संयोजकता है वो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। यानी अगर कार्बन की देखेंगे, कार्बन की जो चारों संयोजकता है वो किसके द्वारा संतुष्ट हो? सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होनी चाहिए। और जब सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होगी तो वो क्या कहलाएगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, जिनकी चारों संयोजकता क्या हो? एकल आबंध द्वारा संतुष्ट हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका सूत्र, सूत्र CnH2n+2। अगर हम सूत्र की बात करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछ लेगा भाई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक का मामला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, बता दिया है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनकी, जिनकी संयोजकता, जिनकी
कार्बन की संयोजकता, कार्बन की कम से कम एक संयोजकता, इसे करो कम से कम एक संयोजकता, ठीक है, कम से कम या फिर कम से कम एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु द्विआबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध, या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होते हो, त्रिआबंध द्वारा क्या होते हो, संतुष्ट होते हैं, त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जिनकी कार्बन कम से कम एक, ठीक, कार्बन परमाणु द्विआबंध या तीन आबंध द्वारा क्या हो, संतुष्ट हो, ठीक है। जिनकी कम से कम, ठीक है, एक कार्बन परमाणु क्या हो, द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा क्या हो, संतुष्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। अच्छा, अभी इसका सूत्र भी रह गया भाई, तो चलो सूत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसका तो बता दिए CnH2n+2, तो इसका भी लिख लो भाई, क्यों नहीं लिखोगे, इसका हो जाएगा CnH2n, CnH2n, इसका जो सूत्र होगा CnH2n होता है प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल की बात कर ले, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, कम से कम एक कार्बन परमाणु सिंगल आबंध या डबल आबंध का हो, तो C2H2 कर दो, है ना, C2H4 कर दो। अच्छा चलो ठीक है, कैसे, देखो C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ। अभी देखो इस वाले कार्बन का एक बाकी है, इस वाले कार्बन का भी एक बाकी है, तो इधर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड। क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड, ठीक है, समझ में। तो ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में से आपका जैव शक्ति सिद्धांत, उसका अंत, हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे दिन गुजर गए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।